गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज हम निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमें एक शीर्षक यानी कि एक टॉपिक दिया है, उसकी रूपरेखा दी गई है, यानी कि पॉइंट्स दिए गए हैं। उस पॉइंट्स यानी कि रूपरेखा के आधार पर हमें निबंध बनाना है। अब आइए हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपका, रूपरेखा के आधार पर मेरा प्रिय पक्षी मोर पर निबंध लिखिए। यानी कि आपको मोर पर निबंध लिखना है। पहले हम रूपरेखा समझते हैं। सबसे सुंदर पक्षी, मोर की सुंदरता, मोर का मनभावन नाच, मोर पंख, मोर का महत्व। अब हमने मोर को देखा है। पहले तो हमें सारे पक्षियों में मोर सबसे सुंदर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मोर के मोरपंख की वजह से। दूसरा है उसका रंग, फिर उसकी आवाज, और जब बारिश होती है तो वो अपने पंख फैलाकर जो नाचता है उससे उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। फिर कहाँ दिखता है वो लिखते हैं हम, यानी कि ज्यादातर खेतों में, खुले मैदानों में हमें मोर ज्यादा दिखते हैं। अभी जबकि बारिश का मौसम है तभी हमें मोर ज्यादा दिखाई देते हैं। कई बार हम खेत में जाते हैं इस मौसम में, या सुबह सुबह कई बार जाते हैं, गाँव जाते हैं, तब की बात है, तब हमें मोर दिखाई दे पड़ते हैं। फिर वो क्या खाता है? तो वो दाने चुगता है या छोटे छोटे जीव जंतु खाता है। फिर मोर पंख का इस्तेमाल क्या है कि काफी सारी जो सजावट की चीजें होती है उसमें मोर पंख लगाए जाते हैं, या फिर और कई जगह पे फिर बच्चे हैं अपनी किताबों में मोर पंख को रखते हैं। अब मोर है वो हमारा क्या है? नेशनल बर्ड, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है। मोर चिड़ियाघर में भी हम देखते हैं। अब हम इस निबंध को रूपरेखा के आधार पर समझते हैं। टाइटल है यानी कि शीर्षक है मोर। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसकी गर्दन नीली और लंबी एवं नीली यानी कि ब्लू कलर की बात की गई है और लंबी होती है। इसके सिर पर कलगी होती है। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। सब लोगों ने मोरपंख को देखा होगा और आप लोगों सबको उसका वो मोरपंख है वो अच्छा लगता है। इसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिनों में, यानी कि बारिश के मौसम की बात की गई है। वर्षा के दिनों में, आप बारिश का मौसम भी लिख सकते हो, मोर पीहू पीहू कर बरसात को बुलाता है। जब बादल घिर आते हैं, यानी कि जब बारिश आने का जो वातावरण होता है तब की बात की गई है, तब यह खुशी के मारे पंख फैलाकर नाचने लगता है। उसका नाच बहुत मनभावन होता है। अब मोर कहाँ रहता है? तो मोर पेड़ पर रहता है। खेत खलिहानों में भी यह घूमता रहता है। अक्सर यह बाग और जंगल में पाया जाता है। यह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप का दुश्मन है। आगे देखते हैं मोरपंख के इस्तेमाल के बारे में। मोरपंख से रंग बिरंगी पंखे, मुकुट और सजावट की चीजें बनती है। श्री कृष्ण को हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहनाते हैं। अब हमने देखा होता है कि श्री कृष्ण को क्या करते हैं, जो मोर पंख से बना हुआ मुकुट ना हो तो मोर पंख उसके मुकुट में लगाते हैं। बच्चों को मोर पंख बहुत प्रिय लगते हैं। प्रिय यानी कि अच्छे लगते हैं। वे अपनी किताबों में मोर पंख संभाल कर रखते हैं। मोर को चिड़ियाघरों में रखा जाता है। मोर सरस्वती देवी का वाहन है, यानी कि विद्या की देवी है जो सरस्वती, वो मोर पर ही विराजमान होती है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है।
अब आप लोगों ने ये मोर के बारे में सुना। अब हमें जो रूपरेखा दी गई है उसके आधार पर आप अपनी तरफ से भी कोई भी मोर के बारे में निबंध बना सकते हो। हमारा दूसरा निबंध है वर्षा ऋतु। प्रश्न देखते हैं। रूपरेखा के आधार पर वर्षा ऋतु पर निबंध लिखिए। अब रूपरेखा देख लेते हैं। भारत में ऋतुओं, वर्षा ऋतु के पहले का वातावरण, वर्षा ऋतु का आगमन, वर्षा ऋतु के फायदे और नुकसान और उपसंहार। यानी कि अब वर्षा ऋतु के बारे में हम लिखते हैं। अब वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम। पहले तो हमारे भारत देश में कितनी ऋतुएं हैं, यानी कि कितनी सीजन है, तो 3 है ऋतुएं, तो ठंडी, गर्मी और बारिश। अब गर्मी आती है तब क्या होता है कि लोग गर्मी ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं, फिर पानी की दिक्कत होती है, धूप बहुत पड़ती है, जो जमीन है वो धीरे धीरे सूख जाती है। सब लोग बारिश का इंतजार करते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है बारिश का, अब आप लोग देखते हो कि बारिश आने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है? पानी की। अब जो पानी की प्रॉब्लम होती है यानी कि पानी की दिक्कत होती है, उसकी समस्या बारिश आने की वजह से हल हो जाती है, क्योंकि लोगों को पीने के लिए अच्छी तरह से पानी मिल सकता है। दूसरा है कि जब बारिश आती है तब जो जमीन सूखी पड़ी रहती है उस पर जो किसान है वो क्या कर सकता है? फसल उगा सकता है, यानी कि फसल को भी क्या मिल सकता है? अच्छी तरह से पानी मिल सकता है। नदी है, तालाब है, वहां पानी इकट्ठा होता है, यानी कि बारिश के मौसम के बाद भी हम उस पानी का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि बारिश ज्यादा होती है, बारिश नहीं आती है तो क्या होता है? अकाल पड़ता है, यानी कि जब किसी को खाने के लिए अनाज नहीं मिल सकता या तो पानी भी नहीं मिल सकता अच्छी तरह से। फिर बारिश ज्यादा आती है तो क्या होता है? तो जो किसान ने फसल उगाई होती है वो क्या हो जाती है? पूरी तरह से बिगड़ जाती है। या फिर लोगों के घर है वो बाढ़ आने की वजह से, एक तो नदी में बाढ़ आती है, बाढ़ आने की वजह से लोगों के घर और सामान सारे बाढ़ में चले जाते हैं। इसीलिए ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है। इसीलिए हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, हमें जितना सह सके उतनी ही बारिश दो और उतनी ही गर्मी दो। अब हम बारिश यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में रूपरेखा के आधार पर निबंध समझते हैं। वर्षा ऋतु भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। यहाँ सभी ऋतुओं का बड़ा महत्व है। इसमें वर्षा ऋतु की बात ही निराली है। उसे ऋतुओं की रानी माना जाता है। अब ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु को क्यों माना जाता है? क्योंकि बारिश आती है तब कई सारे जो प्रॉब्लम है, मैंने अभी कहा कि पानी की जो समस्या है वो हल हो जाती है, किसानों की जो फसल उगाने की समस्या है वो हल हो जाती है। तो इन सब की समस्याओं का हल किसमें है? बारिश में है। इसीलिए क्या है कि उसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है। वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम की बात की गई है। ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत तेज होती है। गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, पशु पक्षी सभी गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। सारी पृथ्वी पर सूनापन सा छा जाता है। अब हमने गर्मी का मौसम भी देखा है कि कई बार इतनी सारी गर्मी पड़ती है कि बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होती है, और ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बीमारियां भी फैलने का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि डर रहता है कि ज्यादा गर्मी होती है तो कई बार हमें क्या हो जाता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। अब जब बारिश आती है तब वातावरण कैसा बन जाता है वो देखते हैं हम। लेकिन वर्षा का आगमन होते ही वातावरण
बदल जाता है। आकाश में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगती है। अब जब बारिश आती है तो कई बार हमें बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज आती है। इस पर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बारिश होने वाली है। बिजली चमकती है और बरसात की बौछार धरती पर पड़ने लगती है। नदी नाले तालाब आदि भर जाते हैं। पौधे लहरा उठते हैं, पेड़ झूम उठते हैं। बागों में फिर से हरियाली छा जाती है। मोर खुशी से नाचने लगते हैं। मेढकों की टर टर सुनाई देने लगती है। आकाश में मनोहर इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। अब कई बार बारिश आती है, फिर उसके बाद तुरंत धूप निकलती है, तो क्या है कि रेनबो यानी कि इंद्रधनुष दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि जब बारिश आती है तो पहले बारिश आने के पहले का वातावरण क्या होता है कि जो काले घने जो बादल है वो आकाश में छा जाते हैं। फिर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, बिजली की आवाज आती है। तो इस पर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बारिश होने वाली है। अब बारिश होने की वजह से क्या होते हैं कि नदी नाले तालाब है वो सब पानी से भर जाते हैं। पेड़ है वो पौधे हैं वो सारे हरे भरे हो जाते हैं, यानी कि पृथ्वी पर धरती पर चारों ओर हमें हरियाली दिखाई पड़ती है। वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत खुश होते हैं। किसानों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वे अपने खेतों में हल चलाते हैं। रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व वर्षा ऋतु में ही आते हैं। अब रक्षाबंधन आएगी, फिर गणेशोत्सव, जन्माष्टमी सब बारिश के मौसम में आने वाले त्योहार है। कभी कभी अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आती है। इससे बहुत नुकसान होता है। फिर भी हमारे देश के लिए वर्षा ऋतु बड़ी उपयोगी है, इसीलिए इसे ऋतुओं की रानी कहते हैं। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा क्या है, किसान लोग हैं। अब किसान लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब खेती पर वो सबसे ज्यादा कौन सी बात पर निर्भर रहते हैं, पानी की बात पर। पानी हमें बारिश से ही ज्यादा मिल सकता है, इसीलिए वर्षा को यानी कि बारिश को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। अब हमारा नया प्रश्न है कहानी लेखन। इसमें भी हमें रूपरेखा दी गई है। पहले हम प्रश्न समझते हैं। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उस कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। उससे मिलने वाली सीख लिखिए। अब पहले तो हमें कहानी लिखनी है, उसका शीर्षक लेना है यानी कि उसे टाइटल देना है, और उसमें से हमें क्या सीख मिलती है वो भी समझना है और लिखना है। रूपरेखा यानी कि हम पॉइंट्स देख लेते हैं। एक चरवाहा, झूठ बोलने की आदत, जंगल में शेर आया कहकर चिल्लाना, किसानों का दौड़कर मदद के लिए आना, चरवाहे का हंसना, किसानों का वापस चले जाना, 2-3 बार ऐसा ही करना, एक बार सचमुच शेर आना, चरवाहे का मदद के लिए चिल्लाना, किसी का न आना, शेर का उसे मार डालना, और अंत में है सीख। अब ये कहानी भी हमने पहले ही पढ़ी हुई थी या सुनी हुई है कि क्या होता है कि चरवाहा जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है, और वहां क्या आता है, वो शरारती है चरवाहा, यानी कि उसे कुछ शैतानी करने की सूझती है। तो वो क्या करता है, ऐसे ही बैठा होता है तो बोलता है कि बाघ आया या शेर आया ऐसे चिल्लाता है। अब आजू बाजू के खेतों में जो किसान काम कर रहे होते हैं वो तुरंत दौड़कर आते हैं, उसे पूछते हैं कि कहाँ है शेर। तो चरवाहा बोलता है कि इधर तो कोई शेर नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब सब लोग उसे समझा कर जाते हैं कि ऐसे मजाक मत किया करो, क्योंकि जब तुम्हें सच में जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। पर वो समझता नहीं है। एक बार सचमुच शेर आ जाता है और चरवाहा चिल्लाता है, तब किसान वहां सारे लोग किसान काम कर रहे होते, फिर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सबको क्या लगता है कि चरवाहा मजाक कर रहा है। और फिर शेर है उसकी
बकरियों को खाकर चले जाता है और फिर चरवाहा कुछ नहीं करता और अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब हम कहानी को रूपरेखा के आधार पर समझते हैं। पहले तो है उसे शीर्षक देना, तो क्या आएगा, क्योंकि उसने झूठ बोला था वो हमें रूपरेखा के आधार पर से पता चल गया, यानी कि पॉइंट्स दिए उस पर से पता चल गया, तो आएगा झूठ का फल या झूठ का परिणाम भी आ सकता है। अब हम कहानी को समझते हैं। आप लोग अपनी तरफ से भी कहानी बना सकते हो। कनकपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह हर रोज जंगल में अपनी गायों और भैंसों को चराने जाता था। चरवाहे को झूठ बोलने और मजाक करने की आदत थी। अब क्या होता है वो देखते हैं। एक बार वह अपने जानवरों को लेकर जंगल में गया। उसे एकाएक एक शरारत सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर दौड़कर उसकी मदद के लिए आए। उन्हें देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। सभी ने उसे इस प्रकार झूठ न बोलने की सलाह दी। उस चरवाहे ने 2-3 बार लोगों को इसी तरह परेशान किया। सभी उसकी आदत समझ गए। अब क्या होता है वो देखते हैं। कुछ दिन बाद वहां सचमुच एक शेर आ गया। इस बार चरवाहा बहुत घबराया और गला फाड़कर चिल्लाने लगा। गला फाड़कर यानी कि जोर जोर से चिल्लाना। उसकी आवाज सुनकर लोगों ने सोचा यह हमेशा की तरह मजाक कर रहा है। काम छोड़कर कौन जाए। उसकी मदद के लिए कोई न गया। शेर चरवाहे पर झपटा और उसे मार डाला। अब इसमें तो क्या होता है कि चरवाहा ही मर जाता है। अब इस कहानी पर से हमें सीख लेनी है। तो क्या सीख लेंगे? झूठ बोलना बुरा है। झूठ बोलने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। स्टूडेंट, आप लोगों ने निबंध मेरा प्रिय पक्षी मोर और वर्षा ऋतु और एक कहानी जो है झूठ का फल या झूठ का परिणाम जो ध्यानपूर्वक सुनी होगी और समझी होगी। और आपको जो रूपरेखा दी गई है आप उस पर से भी कहानी या निबंध बनाने का प्रयत्न कर सकते हो। थैंक यू।